हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं एंड आई एम बैक विद द थर्ड वीडियो ऑफ द वीडियो सीरीज ऑन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्लास 10th जियोग्राफी। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। सो आर वी ऑल रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का एजेंडा है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, अब आप सोचोगे कि पिछले वीडियो में हमने कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस सबके बारे में तो बात किया, तो जब ये सारी चीजें ऑलरेडी है तो हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस की जरूरत ही क्या है? जरूरत है। क्यों? 3 रीजंस की वजह से। पहला रीजन, हाई डिमांड लो सप्लाई, यानी कि हम कह तो रहे हैं कि यार हमारे पास ना कोल का बहुत एबंडेंट डिपॉजिट्स हैं, दैट्स ग्रेट, लेकिन जो हमारा डिमांड है वो भी तो बहुत ज्यादा है। हमारी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, लोगों की इतने डिमांड्स हैं, इतनी डिपेंडेंसी है कोल पे, तो अगर इसी रेट से हम सारे कोल यूज करते चले गए जो हमारे स्टॉक में है, उसके बाद उस स्टॉक को रिफिल करना विल बी इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कोल को तो बनने में ही लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स, उतने में तो हमारे न जाने कितने जनरेशंस पार हो जाएंगे, राइट? तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स है इनके ऊपर हम टोटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, और उसका पहला कारण है ये, क्योंकि इन्हें हम आसानी से रिन्यू नहीं कर सकते हैं और हमारा डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। दूसरा रीजन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। फॉसिल फ्यूल्स को जब भी हम बर्न करते हैं तो निकलते हैं बहुत सारे हार्मफुल गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और इस तरह के गैसेस से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। तो इसीलिए इनका जो यूज है वो हमें डिस्करेज करना होगा, बट एट द सेम टाइम हमें कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि एनर्जी के बिना तो हम नहीं रह सकते हैं। तो यानी कि हमें ढूंढना होगा कुछ ऑल्टरनेटिव। तीसरा कारण, हाई कॉस्ट। अब कोल हो या पेट्रोलियम हो, इनको हमारे तक लाने के लिए हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस अंडरगो करने पड़ते हैं, क्योंकि कोल कहाँ बनता है? जमीन के नीचे। अब वहां से उसे निकालना पड़ता है, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, राइट? ये जो कोल फील्ड्स बने हैं इतने सारे, वहां पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, इतनी मशीनरीज होते हैं, इतने लोग एम्प्लॉयड होते हैं। तो इन सब चीजों से क्या होता है? जो कॉस्टिंग है वो बढ़ती जा रही है। अब चूंकि ये सारे कॉस्ट, मतलब कोल को नीचे से ऊपर लाने का जो ये कॉस्ट है ये इतना हाई है कि ओवरऑल कोल का भी कॉस्ट बढ़ जा रहा है, एंड द सेम इज ट्रू विद पेट्रोलियम। तो ओवरऑल इनका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो कुल मिला के इन तीनों रीजंस को देखते हुए हमें यह समझ में आता है कि हमें क्या करना होगा? हमें ढूंढना होगा कोई ऑल्टरनेटिव, और वही ऑल्टरनेटिव है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी कि इन्हें हम रिन्यू भी कर सकते हैं। भाई खत्म हुआ फटाफट रिफिल, खत्म हुआ फटाफट रिफिल, राइट? तो एग्जाम्पल्स कुछ इनके हैं, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं और इंडिया में ये कहां कहां पाए जाते हैं। ठीक है, एक बात और बता दूं कि जैसे हम पढ़ेंगे अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, हम देखेंगे कि ये जितने भी हैं ना, चाहे विंड एनर्जी हो या जियोथर्मल एनर्जी हो या बायोगैस एनर्जी हो, इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनको हमने ढंग से एक्सप्लोर भी नहीं किया है, और जिनको एक्सप्लोर किया भी है वो भी मतलब उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है जितने वाइडली हम कोल को यूज करते हैं, राइट? सो बेसिकली हमारे पास अभी बहुत स्कोप है कि हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को और बेस्ट से बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकें। तो बच्चों, सबसे पहले बारी है किसकी? न्यूक्लियर एनर्जी की, जिसे हम एटॉमिक एनर्जी भी कह सकते हैं। क्या होता है ये एनर्जी हमें कहां से मिलती है? एटम से। अब हम सीधे एटम पे पहुंच गए हैं। एटम कहां पे है? मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स के अंदर न्यूक्लियस, राइट? तो ये एटम और न्यूक्लियस से कैसे मिलेगी एनर्जी? तो एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ऐसा भी करते हैं हम, बिल्कुल करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, हम देखते हैं कि जब भी एट न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन होता है, फिशन मतलब स्प्लिटिंग, फ्यूजन मतलब कंबाइनिंग, फ्यूज करना,
ठीक है। जब भी इस तरह के रिएक्शंस होते हैं तो जो एनर्जी निकलता है वो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, बहुत 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 सारा एनर्जी निकलता है, ठीक है। कैसा, एक एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मली हम फिशन की बात करते हैं तो हम यूरेनियम की बात करते हैं, क्योंकि यूरेनियम में हमको न्यूक्लियर फिशन देखने को मिलता है, ठीक है। होता क्या है कि यूरेनियम जब न्यूक्लियर फिशन अंडरगो करता है तो यूरेनियम स्प्लिट कर जाता है और ये स्प्लिट करके बना देता है बैरियम और क्रिप्टन। और जब ये स्प्लिटिंग होती है तो इसमें हो क्या रहा है, एटम का स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है, राइट। और इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह के एनर्जी को यूज करके जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। मतलब इस एनर्जी को अब हम यूज करेंगे। पहले जैसे हम कोल को बर्न करके एनर्जी यूज करते थे, राइट, उस एनर्जी को यूज करते थे, अब हम इस एनर्जी को यूज करेंगे। अब ये एनर्जी कितना होता है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। जैसे आप यूं समझ लो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक फिशन से इतना एनर्जी निकलता है दैट यू कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू लार्ज सिटीज। जस्ट इमेजिन, जस्ट विथ वन फिशन। अगर हम फ्यूजन की बात करें तो यू विल बी अमेज्ड टू नो कि सूरज के अंदर जो रिएक्शन होता है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। सूरज के अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो फ्यूज कर जाते हैं, और इस फ्यूजन के दौरान इतना एनर्जी रिलीज होता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एनर्जी इतना रिलीज होता है कि दैट एनर्जी बिकम्स ऑलमोस्ट सफिशिएंट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव, राइट। सो यू कैन इमेजिन कि न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन से कितना ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। अब अगर हम बात करें कि भाई इंडिया में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहां कहां हैं, कितने हैं, तो हम देखते हैं कि इंडिया में कुल मिला के टोटल 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। तो फटाफट से देखते हैं इंडिया के मैप में कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है कहां। तो देखते हैं कि इंडिया के अंदर वो 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस कहां कहां पर हैं, कौन से स्टेट्स में लोकेटेड है। तो अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में एक्चुअली 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। एक तो है कालपाक्कम और दूसरा है कूदनकुलम। तो ये 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड हैं तमिलनाडु में ही। इसके अलावा महाराष्ट्र में है तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, कर्नाटका में भी है काइगा एटॉमिक पावर प्लांट, उत्तर प्रदेश में है नारोरा न्यूक्लियर रिएक्टर, और गुजरात में है काकारपर एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है। तो ये कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं जो इंडिया में लोकेटेड हैं, ठीक है। तो हमें इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन दिख रही है कि भाई कहां पर ये लोकेटेड है। तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि मैप को हमेशा आप खोल के रखो जब भी आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो, इट रियली हेल्प्स। बच्चों अब बात करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में, मतलब सन की जो एनर्जी है उसके बारे में। पीछे जाएंगे, क्लास 9th में बेसिक्स में पढ़ा था कि जब हम वर्ल्ड मैप में या फिर जब हम ग्लोब में इंडिया की लोकेशन को देखते हैं तो इंडिया कहां पर है, ट्रॉपिकल रीजन में। लाइक आधा इंडिया का मतलब साउथ वाला पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में है और जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो सब ट्रॉपिक्स में है। बट जो भी कह लो ये है इक्वेटर के आसपास। इसका मतलब क्या, ट्रॉपिकल कंट्री है, धूप अच्छे से मिलती है, राइट, क्योंकि जो सन है, सन का जो सन रेज जो है वो डायरेक्टली आती है इक्वेटर के आसपास के एरियाज में। तो इंडिया में सनलाइट अच्छे से मिलती है, तो मतलब बनता है कि यार इस सनलाइट को हम अच्छे से यूज करें, इसके एनर्जी को अच्छे से यूज करें, राइट। एंड दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू डू विथ सोलर एनर्जी दीज डेज। तो इसीलिए आपने देखा होगा आजकल हम प्रोमोट करते हैं कि भाई सोलर कुकर यूज करो, सोलर वाटर हीटर यूज करो, सन के एनर्जी को जितना हो सके यूज करो, क्योंकि सन का जो एनर्जी है ना वो रिन्यूएबल है, वो हमें हमेशा मिलते रहता है। तो अगर यूज कर भी लोगे तो वापस तुरंत मिल जाएगा, राइट। इनफैक्ट विलेजेस वगैरह में बहुत ज्यादा प्रोमोट किया जाता है कि आप ये काउडंग केक्स और फायरवुड इन सब को यूज ना करके बल्कि सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज करो। बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए भी गए हैं, सोलर कुकर और इस तरह के मतलब एनर्जी एफिशिएंट कुकिंग डिवाइसेस बनाए गए हैं ताकि विलेजेस में जो लेडीज हैं वो उन्हें यूज कर सके कुकिंग के लिए। अगर इंडिया की बात करें तो सोलर पावर प्लांट्स बहुत ज्यादा तो नहीं है फिलहाल इंडिया में।
लेकिन बहुत जगह इसके सेटअप होने की बात जरूर चल रही है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो फिलहाल है हमारे देश में, वो है राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जिसमें हम दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज को बचा सकते हैं और सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल, अगर हम कोई किसी विलेज की बात करें जहां पर काफी खुला एरिया, विलेजेस में मोस्टली काफी खुला एरिया होता है, राइट, तो धूप भी बहुत तेज मिलती है वहां पर। तो अगर किसी को पानी गर्म करना हो, इंस्टेड ऑफ लाइक हीटिंग इट यूजिंग अ हीटर या फिर उसको गैस जला के पानी गर्म करने से अच्छा है पानी को आप धूप में रख दो, थोड़ी देर में वो खुद ही थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम के लिए वी कैन डेफिनेटली यूज सोलर एनर्जी। इनफैक्ट विलेजेस वगैरह में तो इसे फुल फ्लेज्ड हाउस होल्ड में यूज में लाने के लिए हम पूरी कोशिश करें। बहुत सारे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, ताकि सोलर एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड एट इट्स बेस्ट। अब बात करेंगे विंड एनर्जी की। विंड जो बहती रहती है हर तरफ और हम कभी रियलाइज भी नहीं करते कि उसमें भी इतनी एनर्जी है कि हम उस एनर्जी को यूज करके भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट इफ यू गो टू अ प्लेस लाइक राजस्थान, इनफैक्ट 2 years back I went on a Rajasthan trip and I have been to जैसलमेर, और वहां पे अगर आप जाओगे so you actually get to see those vast stretches of sand वाले एरियाज जो आपने कभी मूवीज या टीवी पे देखा होगा। और वहां इतनी तेज हवा चलती है, इतनी तेज हवा चलती है दैट कुछ कहने को नहीं। सो वी कैन डेफिनेटली यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ दोज फ्लोइंग विंड्स। इनफैक्ट इंडिया में कुछ ही ऐसी जगहें हैं जहां पर विंड एनर्जी को बहुत ही इफेक्टिवली यूज किया गया है। वन सच प्लेस इज जैसलमेर इन राजस्थान और दूसरी जगह है नागरकोइल इन तमिलनाडु। तो होता यह है बेसिकली कि विंड की ये जो फ्लोइंग विंड की एनर्जी है, इस एनर्जी को हम यूज करते हैं टू रन द टर्बाइन विच इन टर्न इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमको भाई उस टर्बाइन को मूव करना है, और टर्बाइन को मूव करने के लिए हमें कोई फ्लोइंग फ्लूइड चाहिए, या तो बहती हवा हो या बहता हुआ पानी हो जिसमें इतनी एनर्जी हो कि भाई वो टरबाइन को मूव करा दे। मतलब लेट्स से दिस इज द टरबाइन, कोई भी चीज बहुत तेजी से आएगा तो वो टरबाइन ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा। सो इफ दिस इज द टरबाइन, पानी आया मूव कर गया, फिर पानी आया मूव कर गया। सो वेदर इट इज फ्लोइंग वाटर, वेदर इट इज फ्लोइंग विंड, वी कैन ऑलवेज यूटिलाइज देम। अब बारी है बायोगैस की। बायोगैस कह सकते हैं कि कैटल डंग यानी कि गोबर का अभी तक का बेस्ट यूटिलाइजेशन इज बायोगैस। तो बायोगैस बेसिकली एक बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल है, हम ये कह सकते हैं। और बायोगैस बनता है फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, चाहे वो प्लांट वेस्ट हो, चाहे वो एनिमल वेस्ट हो, फूड वेस्ट हो, किसी भी तरह के वेस्ट से जो है बायोगैस बनता है। तो बायोगैस केमिकली होता क्या है, मतलब इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसके अंदर प्राइमरीली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इसके अलावा कम मात्रा में कुछ कुछ और गैसेस भी होती हैं। तो बायोगैस को यूज करने के जो 3 मेन फायदे हैं वो कुछ इस तरह से है कि पहला फायदा तो ये है, इट इज एन एक्सेलेंट मैन्योर है। इसकी वजह से ये क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा सकता है, तो एग्रीकल्चर में हमारा क्रॉप यील्ड बहुत बढ़ जाता है, राइट। जो दूसरा फायदा है वो है इट इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली। बायोगैस के यूजेज से, जिस तरह से फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम वगैरह जलाने से बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, बट बायोगैस के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। सो इट इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो हम बेझिझक इसको यूज कर सकते हैं। स्पेशली व्हेन यू कंपेयर इट विथ फ्यूल्स लाइक फायरवुड, जिसको नॉर्मली गांव वगैरह में लोग यूज करते हैं कुकिंग के लिए, उससे अगर हम कंपेयर करें तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। तीसरा फायदा ये है कि बायोगैस के होने से लोग फायरवुड को यूज करना बंद कर देंगे, राइट। जब लोग फायरवुड यूज नहीं करेंगे तो लोग जंगलों में जाके पेड़ को नहीं काटेंगे, तो इससे डिफॉरेस्टेशन भी कम हो जाएगा, राइट। तो ये जो 3 फायदे हैं, इसकी वजह से हम देखते हैं कि बायोगैस कुड बी सुपर डुपर यूजफुल स्पेशली इन द रूरल एरियाज। इनफैक्ट हम देखते हैं कि जो बायोगैस प्लांट्स, जिसे गोबर गैस प्लांट्स भी कहा जाता है, ये काफ़ी जगहों पे सेटअप किया जाता है, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे। बहुत जगह इंडिविजुअली भी सेटअप करते हैं लोग और बहुत जगह म्यूनिसिपल लेवल पे भी सेटअप किया जाता है। बट
बायोगैस कैन बी यूटिलाइज्ड अ लॉट मोर, ताकि काउ डंग और फायरवुड जैसी चीजें जो है बिल्कुल खत्म हो जाएं टाउन्स एंड विलेजेस एंड रिमोट एरियाज से। अब बारी है टाइडल एनर्जी की। टाइडल एनर्जी, टाइडल यानी कि ओशन टाइड्स की जो एनर्जी होती है, लहरें, हमने देखा है कि लहरों में कितना एनर्जी होता है, राइट, कितनी तेजी से वो मूव करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस एनर्जी को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं एक टरबाइन को मूव करने के लिए एंड देयर आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इनफैक्ट ये पॉसिबल है यूजिंग टाइडल एनर्जी जनरेटर्स। करना क्या होगा कि जिन एरियाज में टाइड्स की एनर्जी बहुत अधिक है, टाइड्स का जो फ्लो है वो बहुत तेजी से हो रहा है, वैसे एरियाज में अंडर वाटर टरबाइंस सेटअप करने होंगे। ठीक है, तो ये टरबाइंस क्या करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी है राइजिंग टाइड्स की और फॉलिंग टाइड्स की, उसको कैप्चर करेंगे एंड देयर आफ्टर इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम देखते हैं कि इस एनर्जी को जो है हम अभी तक उस हद तक हार्नेस नहीं कर पाए हैं, और उसका मेजर कारण है कॉस्ट। क्योंकि ये जिस सेटअप की हम बात कर रहे हैं, जिसमें अंडर वाटर टरबाइंस होंगे, टाइडल एनर्जी जनरेटर्स होंगे, दिस इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, और इसी की वजह से मतलब ये जो कॉस्ट फैक्टर है ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन हो जाता है टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। हालांकि अगर इंडिया की बात करें तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं मैप में कि कौन से ऐसे एरियाज हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमने प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना शुरू तो नहीं किया है, बट हमने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर हम टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसा पहला एरिया है गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात। ठीक है, तो जो कि समवेयर यहां पर लोकेटेड है। गल्फ ऑफ खंभात, गुजरात वापस से, तो गल्फ ऑफ खंभात अगर देखो तो वो कुछ यहां पर लोकेटेड है, और ये गल्फ ऑफ कच्छ है। तो गुजरात के अंदर ही ये दो लोकेशंस हो गई। इसके अलावा सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल, somewhere here. Great. So these are some of the areas जहां पर हम टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जियोथर्मल एनर्जी, क्या होता है जियोथर्मल एनर्जी? नाम पे गौर करते हैं। जियो माने अर्थ, थर्मल माने हीट। तो हीट ड्यू टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वही होता है जियोथर्मल एनर्जी। अब ये बेसिक सी बात हम सभी को पता है कि अर्थ में जैसे जैसे हम डीप जाते हैं, जैसे जैसे अर्थ के सेंटर के पास जाते हैं, कोर के पास जाते हैं, क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ते रहता है। तो जब इतना टेम्परेचर डीप इनसाइड द अर्थ है तो मतलब बहुत सारा हीट एनर्जी है अंदर। तो इस हीट एनर्जी को हम यूज कैसे करें? तो होता क्या है कि जिन रीजन्स में ये जो जियोथर्मल ग्रेडियंट है, जो डिफरेंस है ना टेम्परेचर का, ये अधिक होता है, वहां पर क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर है, जो ऑलरेडी नीचे है, जमीन के नीचे है, काफी डेप्थ पे है, वो आसपास के रॉक से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या होगा, वो जो ग्राउंड वाटर है वो गर्म हो जाता है। अब ये ग्राउंड वाटर करता क्या है, ये ग्राउंड वाटर धीरे धीरे सरफेस की तरफ आता है, राइट। तो जब ये सरफेस की तरफ आता है, बाय द टाइम ये अर्थ सरफेस पहुंचता है, सरफेस से निकलता है, तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो चुका होता है, मतलब ये इतना गर्म हो चुका होता है। और ये जो स्टीम निकलता है, दिस स्टीम इज यूज्ड टू रन द टर्बाइन्स व्हिच इन टर्न इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब फिलहाल तो इंडिया में जियोथर्मल कोई प्रोजेक्ट है नहीं, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंटल जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स जरूर हैं, जो कि लद्दाख में हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और मेजरली ये वैसी जगहों पे है जहां पर हॉट स्प्रिंग्स है। हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं? तो ये जो स्प्रिंग्स ये जियोथर्मली हीटेड ग्राउंड वाटर से बनते हैं, मतलब जब नीचे से जो है वो गर्म पानी जो आता है, हीटेड पानी जिससे वो स्टीम बन के आता है, उसकी वजह से जो स्प्रिंग बनता है उसका पानी भी गर्म होता है, उसे हम कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि दिस इज हाउ अ हॉट स्प्रिंग लुक्स लाइक। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट जियोथर्मल एनर्जी। तो हम देखते हैं कि ये जो कुछ कुछ एनर्जीज हैं, जैसे टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये इन सब चीजों को हम इतना यूटिलाइज कर नहीं पाए हैं, बट इनमें काफी पावर है कि मतलब इन्हें यूटिलाइज किया जाए। तो अभी तक हमने काफी सारे
टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बातें की। इनफैक्ट इस वीडियो के अंदर तो हमने सिर्फ बातें की एनर्जी रिसोर्सेस की, और वो भी नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस की। हालांकि हमारा इस लेसन का डिस्कशन यहां पर खत्म नहीं होता है, एक और वीडियो है इसके बाद, जिस वीडियो में हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस की। एंड ट्रस्ट मी, शायद आपको लग रहा होगा कि हाँ उसमें तो कुछ खास होगा नहीं, बट दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट जब हम बात कर रहे हैं एनर्जी रिसोर्सेज की, जब हम बात कर रहे हैं मिनरल्स की, हमारे लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि इन्हें कंजर्व करना हमारे लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए कितना जरूरी है। सो डू नॉट मिस आउट द नेक्स्ट वीडियो विच इज पार्ट 4, जिसका लिंक आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हो, और मैं जल्दी ही मिलती हूं आपको पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।